Hello students, welcome back to the digital learning platform of Winsome International School. Today we will discuss the second part of class 10 geography chapter 1. Till now we have discussed the resources and their classification. Now in this part I will discuss the resource conservation, the land as the resource. So let's discuss. The availability of the resources is a necessary condition for the development of any region. जिस भी रीजन में, किसी भी रीजन में जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे उतने ही ज्यादा वहां पे डेवलपमेंट के चांसेस है. बट mere availability of the resources in absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development. ये बोल रहा है कि किसी भी रीजन में रिसोर्सेज होना बहुत जरूरी है, लेकिन अकॉर्डिंगली उसके सुटेबल हमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और इंस्टीट्यूशंस चाहिए. लाइक there are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward region. Resources हैं लेकिन टेक्नोलॉजी या फिर अदर जो चीजें हैं वो नहीं है, तो वो फिर भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में है. ऑन द कॉन्ट्ररी देयर आर सम रीजन्स व्हिच हैव पुअर रिसोर्सेज. वहां पे जो रिसोर्सेज हैं वो कंपैरेटिवली कम है, स्टिल दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड. सो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है लेकिन रिसोर्सेज कम है, और जहां रिसोर्सेज ज्यादा है फिर भी वहां पे इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है. व्हाई इट इज? The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. Like India में जो ब्रिटिशर्स आए वो भी इन रिसोर्सेज के पीछे आए, या फिर अदर जो भी कॉलोनीज थी अफ्रीका में थी या कहीं और थी, वहां जितने ज्यादा रिसोर्सेज थे उन्हीं रिसोर्सेज के लिए ये फॉरेन इन्वेडर्स वहां आए और उन रिजर्व्स को अपने कॉलोनीज बनाया, अपना उपनिवेश बनाया. It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other region and establish their supremacy over the colonies. So, in colonization जो countries कर रही हैं, उन countries के पास में बहुत अच्छे टेक्नोलॉजीज थे, उसी वजह से इन्होंने डेवलपमेंट किया और उसी वजह से उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए इनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी, तो वहां पर अपनी सुपरमेसी इन्होंने मेंटेन की. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. So बार बार ये एक ही बात बोल रहा है कि जो resources है, mere resources की availability होना ही बड़ी बात नहीं है. वहां पे उस अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन, उस अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है, तभी उन रिसोर्सेज को सही से यूज किया जा सकता है. India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources, but also the technology, quality of human resources and the historical experiences of the people. जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जितना अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज है, उन्हीं बेसिस पे वो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूज कर सकते हैं और उन रिसोर्सेज से उस रीजन का, उस एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है. नाउ द नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज. अब बात आ रही है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो उनका हमें कंजर्वेशन क्यों जरूरी है. इसके लिए कुछ फिलोसफीज महात्मा गांधी की इस चैप्टर ने इंक्लूड की है. इट सेज रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी. हम यही बात कर रहे हैं, किसी भी एरिया का जो डेवलपमेंट है उसके लिए वहां जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत मेन रोल प्ले करते हैं. बट irrational consumption and over utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. जैसा कि हम जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने देखा कि इरेशनल यूज हुआ है, ओवर यूज हुआ है. जितने रिसोर्सेज नीडेड हैं उससे ज्यादा उनका कंजप्शन हो रहा है, तो उसके रिजल्ट्स जो हुए वो हुए कि वहां पे जो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स थे वो उनमें बहुत डिस्टरबेंस हुआ और उस एरिया में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हुई. ये इरेशनल यूज जो है ये नहीं होना चाहिए. हमें जो रिसोर्सेज हैं उनका कंजप्शन बहुत जुडिशियस तरीके से करना चाहिए. टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, विच प्रॉब्लम? सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स. वहां की हेल्थ जो है वो खराब हो गई है, वहां पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया है और बहुत सारी चीजें हैं. इनको खत्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट.
उन रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हर स्टेप पर, जब से उनकी माइनिंग हो रही है, जब से उनका यूज हो रहा है, उनका रिसाइकल, उनका रिप्लेनिशमेंट, हर जगह पे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. For example, Gandhiji was the very apt in voicing his concern about resource conservation in these words. गांधी जी के द्वारा एक जो कोटेशन है वो दिया गया, there is enough for everybody's need. यहाँ पे इस अर्थ पे हर जो पर्सन है उसकी नीड के लिए, उसकी जो भी नीड है उसके लिए बहुत कुछ है, बट एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, उसका जो लालच है उसके लिए पूरा करने के लिए हमेशा कमी ही रहेगी। इसको हिंदी में कहा गया, हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन है लेकिन पेटी भरने के लिए बिल्कुल नहीं। कुल मिलाकर के बात यह है कि गांधी जी की जो फिलॉसफी है कि जो रिसोर्सेज है, अगर हम अपनी नीड पूरी करना चाहें तो बहुत कुछ यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा यूज करना है, उनका इरेशनल यूज करना है तो हमेशा वो रिसोर्सेज कम होंगे, और जब इरेशनल यूज होगा उन रिसोर्सेज का तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आएगी, सोशियो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस एक क्रिएट होगा। He placed greedy and selfish individual and exploitative nature of the modern technology as a root cause of resource depletion at the global level. उन्होंने ये बोला कि जहां पर भी जो रिसोर्सेज है उनका डिप्लीशन हो रहा है, उनकी बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत गलत तरीके से उनका जो यूज हो रहा है, उसके पीछे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनसे जो एक्सप्लॉइट तरीके से उन रिसोर्सेज का जो यूज किया गया वो जिम्मेदार है। He was against mass production and wanted to be replaced it with the production by the masses. इस लाइन में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। महात्मा गांधी ये बोल रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके एक ही जगह पे जो रिसोर्सेज है उसको बहुत सारा अपनी नीड से भी ज्यादा वहां पे माइनिंग कर लेना, उन रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा अपने यूज में ले लेना है। इस चीज की जगह होना ये चाहिए कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको यूज करने के लिए ज्यादा मासेस इन्वॉल्व हों, ज्यादा लोग उसके उपयोग के लिए हों, और इसकी जगह ये नहीं होना चाहिए कि एक ही बार में जितने मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं उनको निकाल लिया जाए। इसके वो अगेंस्ट थे। नेक्स्ट, एट द इंटरनेशनल लेवल, अब ये बात थी हमने फिलॉसफी देखी गांधी जी की, एक इंटरनेशनल लेवल पे जो रिसोर्स कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में क्या डिस्कस हुआ है। तो चैप्टर सेज एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम, एक रोम में कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन है क्लब ऑफ रोम, द एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। 1968 में इन्होंने किस तरीके से डिस्कस किया। सब्सिक्वेंटली इन 1974 गांधीयन फिलोसफी वाज वंस अगेन, गांधीयन फिलोसफी क्या है कि यहाँ पे हर किसी की नीड के लिए सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन उस ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास में इतने रिसोर्सेस कभी हो ही नहीं सकते। इस फिलोसफी को कैसे इंक्लूड किया गया। द गांधीयन फिलोसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय Schumacher in his book Small is Beautiful। ये एक बुक है, Schumacher ने लिखा Small is Beautiful। इसमें वही जो गांधीयन फिलोसफी है कि ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए कभी भी रिसोर्सेस पूरे हो ही नहीं सकते, उनका इरेशनल यूज होने लगेगा अगर ग्रीड सेटिस्फाई करने के लिए उन रिसोर्सेस का कंजप्शन होने लगा। The seminal contribution with respect to resource conservation at global level was made by the Brundtland Commission report। एक ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट है, उसने अपनी रिपोर्ट दी 1987 में, और इस पूरी रिपोर्ट के अंदर ही जो हमने लास्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट डिस्कस किया था वो इस ही रिपोर्ट से ओरिजिनेट हुआ। 1987 में दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में देखा था कि क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एंड एडवोकेटेड इट एज अ मींस फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन, कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें, हम उसके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं हो और आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए जुडिशियस तरीके से हम उन रिसोर्सेस को आज कंजर्व करें। अगर ये कॉन्सेप्ट होगा तो इससे रिसोर्स कंजर्व आसानी से हो सकते हैं। विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन अ बुक एंटाइटल्ड अवर कॉमन फ्यूचर। अवर कॉमन फ्यूचर करके एक जो बुक आई, उस बुक में वही कुछ लिखा हुआ है जो ब्रंडलैंड कमीशन ने 1987 में जो कुछ डिस्कस किया रिपोर्ट में, उसके लिए बुक बनी अवर कॉमन फ्यूचर। Another significant contribution was made by the
अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो ब्राजील इन 1992। ये जो रियो डी जेनेरियो की जो मीटिंग थी, जो अर्थ समिट जिसे हमने कहा, इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट, अब चैप्टर बात करता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत सारे हैं, उनका क्लासिफिकेशन हमने देखा, उनका हमें कंजर्वेशन क्यों चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। अब लैंड जो है, हमारी जो भूमि जो है, जो जमीन जो है, वो भी एक रिसोर्स की तरह है। तो चैप्टर अब इस वाले पार्ट में लैंड को एक रिसोर्स मान करके उसका कैसे रिसोर्सेज का यूज हो सकता है, उसका कैसे कंजर्वेशन हो सकता है, ये डिस्कस करता है। तो इट सेज वी लिव ऑन लैंड, we perform our economic activities on land and we use it in different ways। लैंड पे बहुत सारे यूज हैं, वहीं पर इंडस्ट्री स्टेब्लिश होगी, वहीं पर कोई सिटी है वो स्टेब्लिश होगी, वहीं पर फैक्ट्रीज डेवलप होगी। हर तरह के इस पे जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत सारे इन्वॉल्व होंगे। दस लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, क्योंकि यहीं पर सब कुछ है, यहाँ जितनी इंडस्ट्रीज है, हर तरह के जो रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल है, उनका किसी ना किसी तरीके से यूज हो रहा है। दैट्स व्हाई इट्स अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसी लैंड रिसोर्स जो है, यहीं पर इस तरह के सारी ह्यूमन लाइफ जो है वो यहाँ एग्जिस्ट करती है। वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फोना है, फॉरेस्ट है, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ एनिमल स्पीसीज यहाँ पर है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रहे हैं, सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो सब कुछ यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और इसी लैंड रिसोर्स को यूज करते हुए इन सब का जो एक्टिविटीज है वो होती है। However, land is an asset of finite magnitude। ऐसा नहीं है कि जो लैंड है, जो रिसोर्स है वो इनफाइनाइट है, नहीं, यहां पर भी जो कुछ है वो बहुत फाइनाइट है, उसका भी बहुत जुडिशियस यूज हमें करना होगा। Therefore, it is important to use the available land for various purpose with careful planning। हमने यही कहा कि रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए, कोई भी रिसोर्स है उसके कंजर्वेशन के लिए सबसे बेस्ट रूट है कि अगर उसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाए, जो भी रिसोर्सेज है उसकी प्रॉपर प्लानिंग होगी तो उतना ही ज्यादा उसको जुडिशियसली केयरफुल वे में यूज किया जा सकता है। इंडिया हैज लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली हमारे यहाँ पे माउंटेन्स है, प्लेटूज है, प्लेन्स है एंड आइलैंड्स है। ये इस तरह के सारे फीचर्स आपको इंडियन लैंड पे मिलेंगे। बहुत सारे माउंटेन्स है, हिमालय है, अरावली है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, प्लेटूज है, प्लेन्स है जो रिवर से बने, इंडस रिवर से बने, गंगा, यमुना, इन सब रिवर्स से जो बने। About 43% of the land area is a plain which provides facilities from agriculture and industry। जो 43% एरिया है वो प्लेन्स से बना। प्लेन्स कैसे डेवलप हुए, जब रिवर्स आई तो उस रिवर से एक प्लेन एरिया डेवलप हुआ, वहां बहुत अच्छे एग्रीकल्चर आउटपुट हो सकते हैं। और इंडिया का जो प्लेन एरिया है, जो मैदानी क्षेत्र है, उसके अंदर मैक्सिमम एग्रीकल्चर आउटपुट है, वहीं पर मैक्सिमम एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है और वहीं पर सबसे मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है। वहीं क्योंकि एग्रीकल्चर है, उससे जितना प्रोडक्शन होता है, वहां पे फूड अवेलेबल है, वहां शेल्टर अवेलेबल है, वहां पे वाटर अवेलेबल है, तो वहां पर बहुत सारी जनता भी निवास करती है। यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अच्छी है और वहीं पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए जो रिसोर्सेज है, जो बेसिक रिसोर्सेज है, वो सब वहां पे उस प्लेन एरिया में डेवलप हो जाते हैं। और पूरे इंडिया की 43% पार्ट में इस तरह के प्लेन एरिया है। माउंटेन अकाउंट्स फॉर 30%। जितने भी माउंटेन है, जितने भी माउंटेन्स हैं यहाँ पर, सतपुड़ा हो गया, विंध्यास हो गया, हिमालय हो गया, ईस्टर्न साइड में जो माउंटेन्स हो गए, उन सब माउंटेन को अगर टोटल किया जाए तो टोटल एरिया 30% एरिया पे हमारे यहाँ पे माउंटेन है। on total surface area of the country and ensure perennial flow of these some rivers। पूरे जो रिवर्स हैं, क्योंकि इन माउंटेन्स पे जो ग्लेशियर्स हैं, इन्हीं माउंटेन पे रिवर्सेस के सोर्सेज हैं, वहां से पूरे साल भर पेरेनियल बहने वाली रिवर्स के यहाँ पर सोर्सेज हैं, इन्हीं माउंटेन से ये रिवर रिसोर्स हमें मिलता है। प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। यही माउंटेन एरिया में बहुत सारे टूरिज्म है, टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप होती है उस माउंटेन टेरेन में, और इसी जगह पे इकोलॉजिकल असेट मिलता है। जितनी भी इकोलॉजी है उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं वो बहुत बैलेंस्ड वे में इन माउंटेनियस एरियाज में हमें मिलते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, हर तरह के फ्लोरा एंड फोना।
About 27% of the area of the country is the plateau region. जो प्लेटूज हैं, जो पठार हैं, वो हमारे यहाँ पे कितने हैं? 27% एरिया में हमें मिलते हैं. It possesses rich reserve of minerals, fossil fuels and forests. जब हम रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन देख रहे थे तो हमारे यहाँ पे फोसिल फ्यूल हमें बहुत बड़ा रिसोर्स था, हमारे फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे अच्छा एक रिसोर्स था, फोसिल फ्यूल जो हमें मिले वो सब रिसोर्सेज थे, और जितने भी मिनरल्स हैं वो हमारे लिए रिसोर्सेज थे. कोल हो गया, अदर हो गए, ये सब मिनरल्स जो है वो हमें मिल रहे हैं. तो ये सब मैक्सिमम जो 27% एरियाज में जो हमें प्लेटूज है वहां से मिलते हैं. नेक्स्ट, लैंड जो है, उस लैंड एरिया में इस लैंड का किस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है, उस वे में इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. वो कैसे है वो देखते हैं. लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. फर्स्ट इज द फॉरेस्ट. जो लैंड है उस पे बहुत सारे एरियाज में फॉरेस्ट है हमारे पास में. लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. दूसरा ऐसा है जो लैंड है लेकिन कल्टीवेशन वहां पर नहीं होता है. उसके क्या क्या टाइप है? बैरन या वेस्टलैंड, जहां पर कुछ भी एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन, प्लांट कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन जहां नहीं हो सकता, वो पूरी तरीके से बैरन है, बंजर जमीन जिसे बोला जाता है. लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, ये बैरन नहीं है लेकिन यहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं होती. तो फिर क्या होता है? इस जगह पे बिल्डिंग्स आपके बन गए, इस जगह पे आपके रोड्स बन गए, इसी जगह पे आपके फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री डेवलप हो गए. थर्ड पार्ट जो है वो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड. फेलो लैंड जो है वो कल्टीवेशन तो हो सकता है वहां पे, लेकिन उसको कुछ टाइम के लिए बहुत सारे रीजन, या तो प्रॉपर क्लाइमेट नहीं होगा या वाटर फैसिलिटी नहीं होगी इसलिए छोड़ दिया, वो नहीं. उसके अदर पार्ट में उसको छोड़ करके जो अनकल्टिवेटेड लैंड है उसको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट इज परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जहां पर बहुत छोटी घास या इस तरह के सेल्यूलोज प्लांट्स वहां पे हैं तो उसे ग्रेजिंग लैंड की तरह, पास्चर लैंड की तरह यूज किया जा सकता है, जहां पर जितने भी उस एरिया में, उस रीजन में जितने भी एनिमल्स हैं वो वहां पे ग्रेजिंग के लिए जाते हैं. तो इस तरह की लैंड है. ये भी कल्टीवेशन के यूज नहीं आ रही है, ये क्रॉप कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं आ रही है, ये सिर्फ वहां पर जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने ग्रेजिंग पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है. लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोथ नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्थर्न एरिया. अब ये जो ट्री है, बहुत सारे ट्रीज आपने देखा होगा, जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें बहुत टाइप के, या फिर किसी एरिया जो बैरन था पहले लेकिन उस एरिया में फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए वेरियस टाइप ऑफ जो ट्रीज है वो वहां पे प्लांट किए हुए हैं. तो ये जो एरिया है, ये जो लैंड है वो भी अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर आता है. एंड थर्ड इज कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years. अगर उस पर 5 years तक कोई कल्टीवेशन नहीं हुआ है, उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई है, तो वो इस थर्ड कैटेगरी में चल जाती है कि वो कल्चरेबल है लेकिन वो वेस्टलैंड हो चुकी है, क्योंकि 5 years से ज्यादा में वहां पर कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं हुई है. द नेक्स्ट इज फेलो लैंड. ये जो फेलो लैंड है उसमें कुछ टाइम तक एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं हुई है, इस वजह से वो इस कैटेगरी में चली गई है. इसमें जो पार्ट है वो है करंट फेलो कैटेगरी. लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि 1 साल तक, कम, उससे भी कम पीरियड टाइम के लिए, या फिर मैक्सिमम 1 साल तक उस पर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई है, तो वो इस तरह की करंट फेलो लैंड है, लेकिन इस पे कल्टीवेशन हो सकता है. द सेकेंड इज अदर देन कल्टीवेशन फेलो. यहां पर ऐसा है कि हमने 3 कैटेगरी की है कि 5 years से ज्यादा तक उस पे कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं थी, तो उसको हमने बोला कल्चरेबल वेस्टलैंड. लेकिन अगर उस पर 1 साल से कम पीरियड के लिए कोई कल्टीवेशन, कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हुई है, उसको हमने बोला करंट फेलो. और अदर देन करंट फेलो वो है जहां पे 1 year से 5 year तक कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वहां पर परफॉर्म नहीं हुई है, तो उसको हमने किस कैटेगरी में डाला है? अदर देन करंट फेलो लैंड, क्योंकि यहां पे 1 to 5 year के लिए कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हुई है, वो पूरी तरीके से अनकल्टिवेटेड लैंड रहा. अब जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है जहां पर
एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, वहां पे क्रॉप प्लांटेशन हो रहा है या पे वहां पे कोई ट्री प्लांटेशन हो रहा है, वो सब एरिया कहलाता है नेट सोन एरिया। जहां पे सोइंग हो रही है वहां पर उसको बोला हमने नेट सोन एरिया। द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। तो इस तरह पे यहां पर जब फिजिकली जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो किए गए, प्लांटेशन किया गया, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म की गई, वो एरिया पूरा नेट सोन एरिया होता है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो एरिया है, कोई भी एक फार्म लैंड है, उस फार्म लैंड पे जनवरी या फिर मार्च में या फिर जून में अलग अलग सीजन वाइज अलग अलग टाइम भी क्रॉप्स चेंज होती हैं। एक ही लैंड पे 2-3 टाइम्स वहां पे उस ही लैंड पे क्रॉपिंग एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हुई हैं। तो उसको फिर किस कैटेगरी में डाल दिया है? द एरिया सोन मोर देन वंस इन अ एग्रीकल्चर ईयर। कोई भी एक एरिया है उस पे एक ही ईयर में एक से ज्यादा बार क्रॉपिंग हुई है, प्लस नेट सोन एरिया, जितना भी नेट सोन एरिया है और उसको बार बार ईयर में एक साइकिल से ज्यादा, जैसे कि हम खरीफ, रबी, ज़ैद, इस तरह का जो क्रॉपिंग पैटर्न जो देखते हैं उस तरीके में अगर लैंड है तो इट इज नोन एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ग्रोस क्रॉप्ड एरिया में एक ईयर से ज्यादा बार जो एक्टिविटीज हुई है क्रॉपिंग की वो भी उसमें इंक्लूड हो जाती है। द एरिया इज काउंटेड एज मेनी टाइम, जितनी बार भी हमने वहां क्रॉपिंग की है, एज मेनी टाइम एज देयर आर सोइंग इन द ईयर। तो ये जो लैंड था, लैंड को एज हम रिसोर्स पढ़ रहे हैं, लैंड पे क्या क्या रिसोर्सेस हैं, क्या क्या वहां एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, और ये क्लासिफिकेशन था जो लैंड रिसोर्सेज है उसका किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट द चैप्टर नेक्स्ट डिस्कस लैंड पैटर्न इन इंडिया। जो इंडिया में जो लैंड है उसका क्या पैटर्न है, वो रिसोर्स जो है वो किस टेरेन में किस तरीके से अवेलेबल है, किस तरीके से उनका कंजर्वेशन होता है, अब हम उसकी बात करते हैं। इट सेज द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी। वहां पे टेरेन कैसा है, क्योंकि माउंटेन है तो उस एरिया पे बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं है, तो टोपोग्राफी एक मैटर करता है। क्लाइमेट, अगर वहां पे बहुत ज्यादा सन रेज अवेलेबल है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो हर तरह की एक्टिविटीज वहां नहीं हो सकती। बहुत ज्यादा वहां पे रेनी सीजन रहता है तो वहां कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्ट रहेंगी। तो इस तरीके से टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है। नेक्स्ट इज सोइल किस तरह का है वहां पे, उस अकॉर्डिंग वहां पे अलग अलग तरह की, हर तरह की वहां पे क्रॉपिंग पॉसिबल नहीं है, वहां अलग अलग फसलें पॉसिबल होंगी। टाइप्स as well as human factor such as population। अब हमने देखा कि अगर कोई एरिया है और उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो उस लैंड पर अदर एक्टिविटीज परफॉर्म के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। वहां पे अगर बस्तियां बस गई हैं, वहां पे कॉलोनीज बस गए हैं, तो वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या इंडस्ट्री के लिए जगह नहीं है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज कैसी हैं, क्या क्या मशीनरी उस एरिया में अवेलेबल है, क्या क्या मशीनरी वहां ट्रांसपोर्ट हो सकती है, किस तरह का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए जो पीछे रिसोर्सेज या एमिनिटीज है वो वहां पे अवेलेबल है या नहीं है, उस अकॉर्डिंग उस लैंड का यूज होगा। द नेक्स्ट इज कल्चर एंड ट्रेडिशन। वहां के कल्चर्स क्या है, वहां के ट्रेडिशंस क्या है, वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज किस ट्रेडिशन से होती है, ये सब कुछ वहां पर मैटर करता है। नेक्स्ट है टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 32.8 लाख और 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये हमने जब पिछली क्लासेस में जब देखा है कि टोटल इंडिया की जो साइज है उसमें भी हमने देखा, तो इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यहां पर लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93%। जो लैंड को हम रिसोर्स मान के चल रहे हैं उसमें केवल हम 93% एरिया की जो है उसी की कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। तो बाकी पार्ट कहां है, बाकी पार्ट में because the land use reporting for most of northeast state except Assam like Nagaland, Manipur, Tripura, इन सब का जो डेटा है वो हमारे पास में properly available नहीं है, has not been done fully। Moreover, some areas of Jammu Kashmir occupied by Pakistan and China। तो चाइना और पाकिस्तान ने जो जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन में जो इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है
उस एरिया को भी हम लैंड रिसोर्सेज में काउंट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ जो पीओके वाला एरिया है, इधर जो अक्साई चीन वाला एरिया है, इस पर जो इलीगल ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान एंड चाइना की, वहां पे हम इसको प्रॉपर्ली काउंट नहीं कर पाते हैं हमारा जो एरिया है। तो ओनली 93% एरिया पर ही हम उस हमारी जो लैंड रिसोर्सेज है उसकी कैलकुलेशन कर पाते हैं। नेक्स्ट इज द लैंड यूज पैटर्न। हम जो लैंड यूज है वो किस तरीके से करते हैं, किस एरिया में कितना लैंड किस कैटेगरी में यूज होता है, चैप्टर इसको डिस्कस कर रहा है। द लैंड अंडर द परमानेंट पैस्चर हैज आल्सो डिक्रीज। जो एनिमल्स जहां पे फ्री लैंड है, ओपन लैंड है, जब हमने देखा लैंड के क्लासिफिकेशन देखे तो उसमें एक लैंड ऐसी थी जहां पर जो एनिमल्स है वो पूरे ग्रेजिंग के लिए उसको यूज करते हैं। सो वो एरिया भी कम होता जा रहा है। क्यों हो सकता है? या तो वहां पे इंडस्ट्री बन गई या फिर वहां पे और कोई एडवांसमेंट हो गया। तो लैंड अंडर द परमानेंट पास्चर हैज आल्सो डिक्रीज। How are we able to feed our huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it? अगर वहां पे जो हमारी कैटल्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो ग्रेजिंग के लिए उन्हें वहां पे लैंड नहीं है, तो उनके लिए फीड प्रोवाइड करवाना वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और वो कैटल जो ग्रोथ है, हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो खराब होगा। ओवरऑल हम ये बात कर रहे हैं कि किसी भी एक रिसोर्सेस का जुडिशियस यूज नहीं हुआ है, उसका इरेशनल यूज हुआ है, या वो जिस पर्पस के लिए है उसके अदर देन कुछ यूज हुआ है, तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस उससे खराब हो सकता है, क्योंकि उस लैंड को, उस रिसोर्स को किसी और पर्पस में हमने यूज ले लिया है। Most of the other than the current fallow land are either of poor quality, या तो वहां पे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, उसकी क्वालिटी, उसमें न्यूट्रिशन क्वालिटी, उसमें मिनरल क्वालिटी वो बहुत बेकार है, और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। या फिर वहां पर अगर कल्टीवेशन करना है, उसका टेरेन, वहां जाने का रास्ता, वहां पे एग्रीकल्चर मशीनरी पहुंचाने का रास्ता, वहां से क्रॉपिंग को वापस लाने का रास्ता वो खराब है। तो ये सब चीजों की वजह से वहां जो क्रॉपिंग होगी वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी। इस केस में hence these lands are cultivated once or twice in about 2 or 3 years, and if these are included in the net sown area, अगर 2 से 3 साल के अंदर भी हम इसे बहुत लॉन्ग पीरियड में एक बार उसमें कल्टीवेशन करते हैं, और उसको भी हम नेट सोन एरिया, क्योंकि नेट सोन एरिया क्या था, जहां पर रेगुलर क्रॉपिंग की एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, अगर उसको 2 या 3 साल अदर देन करंट फेलो लैंड जो है, जहां पे क्रॉपिंग बहुत कॉस्टली पड़ रही है, बहुत मुश्किल है, अगर हमने उसे 1 साल, 2 साल, 3 साल में एक बार हमने उसे क्रॉपिंग कर ली, और उस क्रॉपिंग को जब नेट सोन एरिया में हमने ऐड किया, तब भी the percentage of net sown area in India comes to about 54% of the total reporting area। तब भी इंक्लूड करने पर पूरे इंडिया में जो नेट सोन एरिया है उसका जो डेटा आता है वो होता है 54% of total reporting area। The pattern of net sown area varies greatly from one state to another, क्योंकि कुछ स्टेट जो है वहां पे प्लेन एरिया है तो वहां पे नेट सोन एरिया ज्यादा होगा, लेकिन कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पर रिवराइन टेरेन है, कहीं पर सैंड है, तो वहां पर नेट सोन एरिया वो कम होगा। तो चैप्टर सेट इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, वहां पर जो सीड यूज हो रहा है वो अलग क्वालिटी का है, वहां पे प्लेन एरिया है तो वहां पे क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग जो है वो बहुत लार्ज एरिया तक हो सकती है। तो वहां पर जो नेट सोन एरिया है उस पूरे लैंड में कितना हो जाता है, ओवर दी 80% फॉर दी स्टेट्स लाइक दी पंजाब एंड हरियाणा, एंड लेस देन 10%। पंजाब और हरियाणा में ये 80% से ज्यादा है, लेकिन कुछ स्टेट में 10% से भी कम है, और वो स्टेट कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड, क्योंकि यहां पे इतने लंबे एरिया तक बहुत बड़े फार्म फील्ड्स प्रोवाइड होना मुश्किल है। यहाँ बहुत सारे एरिया में माउंटेन है, वहां एरिया छोटे हैं, वो आइलैंड एरिया हो सकते हैं, वहां जाने का जो रास्ता है, फार्म्स को एस्टेब्लिश करने का, उनको डेवलप करने का जो रूट्स है वो अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर जो नेट सोन एरिया है वो कितना रह जाता है, 10% से भी कम। द नेक्स्ट, forest area in the country is far lower than the desired 33% of geographical area as it was outlined the National Forest Policy 1952।
फॉरेस्ट किस तरीके के होने चाहिए, उनका कंजर्वेशन किस तरीके से होना चाहिए, उनका जो क्लासिफिकेशन है, इसके लिए एक फॉरेस्ट पॉलिसी बनी 1952 में। उसमें यह मैंडेट दिया गया, उसमें यह कहा गया कि पूरे जियोग्राफिकल एरिया में एटलीस्ट 33% एरिया में फॉरेस्ट होने चाहिए। एटलीस्ट कितने एरिया में? 33% एरिया में। लेकिन बोल रहा है फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर, वो 33% है ही नहीं। It was considered essential for maintenance of ecological balance. इकोलॉजिकल बैलेंस क्यों है? क्योंकि वहां जो फ्लोरा एंड फोना है उसी से ही बाकी लाइफ एक्टिविटीज, बाकी सब एक्टिविटीज, बाकी सब रिसोर्सेज में उनका यूज जो है, उस वजह से पूरा इकोनॉमिकल बैलेंस बना हुआ है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है। और वो अगर नहीं होगा, वो फॉरेस्ट वहां पर नहीं होंगे, तो उस वजह से ये इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। The livelihood of millions of people who live on the fringe of these forests. इन फॉरेस्ट एरिया के आसपास जो बहुत मिलियंस ऑफ पीपल रह रहे हैं, उनकी जो लाइफ है, उनका जो लाइवलीहुड है, उनकी जो इनकम है, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है, वो कहीं ना कहीं उन फॉरेस्ट से आने वाले रिसोर्सेज पे ही डिपेंड करती है। फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म एज वेस्टलैंड। अब जो है इस लैंड जो रिसोर्सेज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो एक पार्ट है वो है वेस्टलैंड। ये वेस्टलैंड कौन सा है? एंड लैंड पुट अदर देन नॉन एग्रीकल्चर यूज, इसे नॉन एग्रीकल्चर यूज और लैंड वेस्टलैंड में कैटेगराइज किया गया है। वेस्टलैंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड और डेजर्ट एरिया, जहां पे सिर्फ बहुत सारी चट्टाने हैं, रॉक्स ही रॉक्स हैं। वहां पे आप प्लांटेशन नहीं कर सकते, उन रॉक्स को हटाना पड़ेगा अगर वहां पे कोई आपको बिल्डिंग बनानी है, वहां रोड बनानी है। लेकिन वो वेस्टलैंड है, वहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं हो पाती हैं। और एरिड एरिया है, वहां पे वाटर अवेलेबल नहीं है, वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उस जो सोइल है वहां पर मॉइस्चर नहीं है, एरिड एरिया है तो। और डेजर्ट एरिया है क्योंकि वहां पे जो सोइल है, वो वहां पर जो सैंड है उसमें सोइल क्वांटिटी, वो ह्यूमस क्वांटिटी जो है वो काफी कम है। इस वजह से इसको हमने बोला है वेस्टलैंड। एंड द लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। तो अगर वहां पर एग्रीकल्चर नहीं होगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होगी, तो उसको नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में यूज किया जाएगा। इंक्लूड सेटलमेंट्स, वहां पे बहुत सारे सिटी स्टेब्लिश कर दिए या और कोई सेटलमेंट्स वहां पे बना दिए, वहां से रोड्स है, वहां पे रेलवे डेवलप किया है या फिर वहां पे इंडस्ट्री डेवलप की है, लेकिन वहां पर एग्रीकल्चर नहीं होगा, इसलिए हमने नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में उसको डाला है। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measure to conserve. हर रिसोर्स, चाहे वो कोई भी रिसोर्सेज है, उसको कंटिन्यूस यूज करना, उसको इरेशनल यूज करना, लॉन्ग टाइम के लिए यूज करना, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट कंजर्वेशन एंड मैनेज इट हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। ये जो लैंड है, इस रिसोर्सेज का भी डिग्रेडेशन होगा। This in turn has serious repercussions on the society and the environment. अगर लैंड खराब हो गई है, वो फिर नॉन एग्रीकल्चर, वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होगी, तो इतनी पॉपुलेशन के लिए फूड प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर वो लैंड खराब हो गई है, वहां फॉरेस्ट नहीं है, तो हमने जो बोला कि मिलियंस ऑफ जो पीपल हैं, उनकी जो लाइवलीहुड है वो उस फॉरेस्ट एरिया पे है। हमारी जो केटल्स हैं, हमारे जो इकोलॉजी में बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स हैं, उनके लिए फूड या उनके लिए जो शेल्टर है उसकी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर हमने लैंड रिसोर्सेस को कंजर्व नहीं किया, उसको मैनेज नहीं किया, तो क्या इश्यू हो सकते हैं? सोसाइटी और एनवायरनमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, और इसी को हमने बोला है लैंड डिग्रेडेशन। इसके बारे में चैप्टर आगे क्या बात करता है? इट सेज लैंड डिग्रेडेशन एंड इट्स कंजर्वेशन मेजर, कि लैंड डिग्रेडेशन क्या है और इसको कंजर्वेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इट सेज we have shared our land with the past generations and will have to do so with the future generation. हमने हर रिसोर्सेज में यही कहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था, कि आज हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं, हमें इस तरीके से यूज करना है कि उससे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन नहीं हो और आने वाली जनरेशन को वो ठीक से मिले। तो लैंड जो है वो हमारी पास्ट जनरेशन ने भी यूज किया, और आज हम लैंड रिसोर्सेज को हम भी यूज कर रहे हैं, और हमारे आने वाली जनरेशन भी उसको यूज करेगी। 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from the land.
जो लैंड रिसोर्सेज हैं यहीं से हमें फूड प्रोवाइड हो रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से वहीं से फूड प्रोड्यूस हो रहा है प्राइमरी एक्टिविटीज से, और यहीं पर हमारे शेल्टर हैं, हमारे यहाँ पर सेटलमेंट्स हैं, और जितनी भी क्लोथिंग है ये सब इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी इस लैंड रिसोर्स से ही हमें मिल रहे हैं। तो 95% जो है ये सब चीजें हमें लैंड से ही मिल रही है। Human activities have not only brought about degradation of land but also have aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. तो ह्यूमन एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, लोगों की जो एक्टिविटीज है उसकी वजह से इस लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, और उस डिग्रेडेशन की इतनी स्थिति खराब हो गई है कि नेचर खुद उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उस नेचर को, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, उस नेचुरल फोर्सेस को इतना ज्यादा एग्रेवेट कर दिया कि वो खुद इस लैंड का डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज, अब वो एक्टिविटीज कौन कौन से हैं जिससे इस लैंड रिसोर्सेस को बहुत नुकसान हो रहा है? द फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। जहां फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट को किसी और पर्पज से यूज करने के लिए, उस फॉरेस्ट में वहां पे इंडस्ट्री या अदर सेटलमेंट स्टेब्लिश करने के लिए वहां से जो पेड़ काट दिए गए हैं वो डिफॉरेस्टेशन है। ओवरग्रेजिंग, जितने केटल्स हैं उनको एक साथ पूरे ऐसे एरिया में जो लैंड को रिप्लेनिश करने के लिए, उसको फिर से ठीक करने के लिए है, लेकिन वहां पे ओवरग्रेजिंग होगी तो वो पूरी लैंड खराब हो जाएगी। माइनिंग एंड क्वायरिंग एक्टिविटीज, वहां पर कोई भी मिनरल है तो उसके लिए मिनरल कम है, कम क्वांटिटी में है, लेकिन लैंड फ्री है, तो उस लैंड पर बहुत ज्यादा माइनिंग एक्टिविटीज हो गई, उससे भी उस लैंड रिसोर्सेज का जो है वो डिग्रेडेशन होगा। टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन दी लैंड डिग्रेडेशन। तो इन सब एक्टिविटीज से, जैसे ये पोल्यूटेड एरिया, ये जो लैंड है वो पोल्यूटेड है, क्यों? जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है या और सब वेस्ट है वो यहाँ चला गया, तो इस पर धीरे धीरे लैंड खराब हो जाएगी, इस पर मिनरल डेवलपमेंट नहीं होगा, और ये लैंड जो अदर रिसोर्सेज में या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में काम आ सकती थी। इसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन करने से यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है तो इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो गया। ये सबको लैंड डिग्रेडेशन कहा गया है। नेक्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन में जो हमने इसको कंजर्वेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं और लैंड डिग्रेडेशन और किस तरीके से हो रहा है, तो चैप्टर सेज माइनिंग साइट्स आर अबैंडन्ड आफ्टर एक्सकेवेशन। यहाँ पे जो भी मिनरल है उनको वहां से खोदा गया, उसकी माइनिंग की गई, उसका एक्सकेवेशन किया गया, उसके बाद में जो रिमेन्स बचे, जो कचरा बचा या फिर जो वहां पर होल्स हो गए बड़े बड़े, उन एरिया को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। एक्सकेवेशन वर्क्स टू कंप्लीट लिविंग डीप स्कार्स, बड़े बड़े होल्स एरिया है, एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग। यहाँ पर जो एरिया है इस तरीके से ये पूरी लैंड जो है वो खराब हो चुकी है। अब ये प्लेन एरिया नहीं है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी पॉसिबल नहीं है। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। इन सब एरिया में, इस सब एरिया को बोला जाता है छोटा नागपुर प्लेटू। प्लेटू एरिया में जैसे हमने देखा था कि प्लेटू एरिया में बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे अदर रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो इन एरियाज में माइनिंग होती है। उस माइनिंग के लिए वहां जो फॉरेस्ट है वो काट दिए जाते हैं और डिफॉरेस्टेशन है, और इस वजह से इन स्टेट्स में, कौन कौन से स्टेट्स है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहां उस डिफॉरेस्टेशन की वजह से सीवियर लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग, यहाँ जो केटल्स है इनकी जो ओवरग्रेजिंग है उसकी वजह से इस तरह से लैंड का वहां पर डिग्रेडेशन हो गया है। एंड इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। क्योंकि हमने देखा जो नेट सोन एरिया था वो मोर देन 80% है। उस सोन एरिया में वहां एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज हो रही हैं, उस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इरिगेशन है, लेकिन ओवर इरिगेशन, ज्यादा क्रॉपिंग आउटपुट के लिए ज्यादा सीड्स और ज्यादा ओवर इरिगेशन जो किया है, इरिगेशन बहुत ज्यादा किया है, तो उससे लैंड डिग्रेडेशन कैसे हुआ है? Over irrigation is responsible for land degradation due to water logging, leading to increase in salinity and alkalinity of the soil. The mineral processing like grinding of limestone for cement industry. सबसे पहले तो इसने कहा है कि ओवर इरिगेशन की वजह से वहां जो पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग है, उसकी वजह से वो जो सोइल है इस तरह से उस पर सैलिनिटी बहुत ज्यादा हो गई है, इससे वो सोइल खराब हो रही है, वो लैंड जो खराब हो रही है वो लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। इसके बाद में कुछ इंडस्ट्रीज है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज है, जैसे सिरेमिक इंडस्ट्रीज है,
इनमें जब एक्टिविटीज होंगी तो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए उस लाइम को तोड़ना होगा और उससे डस्ट निकलेगी, उससे कैसे लैंड डिग्रेडेशन होगा। तो चैप्टर सेज द mineral processing like grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in atmosphere। अब ये डस्ट जो होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा उस लैंड पर। अब अगर वहां पे रेनफॉल है या इरिगेशन है तो उसकी वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट, जो मॉइस्चर उस अर्थ में, उस सोइल में जाना चाहिए था, वो ऊपर जो लेयर है इस डस्ट की, कौन कौन से मिनरल्स है लाइक कैल्साइट, सोपस्टोन, लाइमस्टोन, इनकी जो लेयर है इससे वो नीचे जाने से रेस्ट्रिक्ट होगा और उस वजह से उस सोइल में प्रॉपर मॉइस्चर नहीं जाएगा और सोइल में मॉइस्चर नहीं जाने से वो सोइल, वो लैंड, वहां पे डिग्रेडेशन होगा। वहां पर अगर कोई वाटर रिसोर्सेज है, वहां रिवर है, वहां पॉन्ड है, तो उसमें भी ये मिनरल जाएंगे तो वो भी खराब होगा। तो चैप्टर सेज द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री and calcite soapstone for ceramic industry generated huge quantity of dust in the atmosphere. It retards the process of infiltration of water into the soil after it settle down on the land। कि जब वो लैंड पर सेटल डाउन हो जाएगी वो डस्ट, तो उसका जो वाटर का इन्फिल्ट्रेशन, नीचे जो सोखना है उसको, मिट्टी को, वो जल, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। In recent year, industrial effluents as waste have become the major source of land and water pollution in many parts of the country। जो इंडस्ट्रीज है वहां से जो भी अवशिष्ट पदार्थ निकले, एफ्लुएंट्स निकले, वहां से जो खराब पदार्थ निकले, उन्हें अगर लैंड पे छोड़ दिया गया है, उन्हें पानी में छोड़ दिया गया है, तो उससे वाटर पोल्यूशन हो रहा है और उस लैंड के ऊपर एक केमिकल की, वेस्ट केमिकल जो है उनकी लेयर बन गई है, उससे भी वो लैंड बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो इस वे में ये लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। इसका कंजर्वेशन कैसे हो सकता है, चैप्टर इस बारे में आगे डिस्कस करता है। It says there are many ways to solve the problems of land degradation। ये जो land degradation है इसकी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये बात कर रहा है। अफॉरेस्टेशन, हम वहां पे प्लांटेशन करें, वहां पे फॉरेस्ट डेवलप करें, वहां बहुत सारे प्लांट्स लगाएं, पौधे लगाएं, एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। अब जो कैटल है वो ओपन लैंड में बहुत ज्यादा ग्रेजिंग कर रहे थे, तो उस वजह से वहां पे सॉइल क्वालिटी, वहां जो सॉइल की बाइंडिंग है वो लूज हो रही है। तो इस वजह से जो ओवर ग्रेजिंग है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए कि वहां पर बाड़ाबंदी, वहां पर जाली लगा दी जाए, वहां पे एक बाउंड्री कर दी जाए जिसके आगे उस लैंड के लिमिटेड एरिया में ही ग्रेजिंग पॉसिबल हो, उस जो बाउंड्री है उससे आगे ग्रेजिंग नहीं हो, तो वहां पे कंजर्वेशन हो सके। और जिस एरिया में ग्रेजिंग हो रही है बस वो एक लिमिटेड एरिया हो, फिर दूसरी जो लैंड बची है वहां पर ग्रेजिंग हो, ताकि पीछे वाले पार्ट में अगर ग्रेजिंग रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो उसका फिर से रिप्लेनिशमेंट हो सकेगा, रिसाइकल वहां पर चलता रहेगा। इस तरीके से उसको मैनेज करके वहां पर हम उस लैंड रिसोर्सेज, लैंड डिग्रेडेशन को हम बचा सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को हम रोक सकते हैं। कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट प्लांटिंग ऑफ शेल्टर्स बेल्ट ऑफ द प्लांट्स। अब आपने देखा होगा इस तरीके से बहुत सारी जो ओपन लैंड है उसमें एक बाउंड्री कर दी जाती है, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं थोड़े हाइट वाले, वो हाइट की एक पूरी बेल्ट बना दी जाती है प्लांट्स की। उससे क्या होगा, जो एयर है या फिर और कुछ जो विंड, बहुत तेज विंड जो आ रही है उसने उस सोइल को वहां से ले गई, उस लैंड को खराब किया, वो एक्टिविटी कुछ एक्सटेंट तक रुक जाती है। सो द प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, control on overgrazing, stabilization of sand dune by growing thorny bushes। अगर जो एरिड एरिया है, जो डेजर्ट एरिया है जहां पे सैंडी सोइल है, तो जैसे ही विंड चलेगी वो पूरी सोइल वहां से प्लेस हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर नहीं है तो वो बाइंड नहीं है, मॉलिक्यूल वो बहुत लूज है, तो विंड के साथ बहुत इजीली मूवमेंट हो जाएंगे। तो वहां पर जो है थोर्नी बसेस जो वहां इजीली ग्रो हो सकती हैं, कम मॉइस्चर में ग्रो हो सकती हैं, उसको ग्रो करने से वहां पे वो जो डेजर्ट एरिड लैंड है उसको भी हम डिग्रेड होने से, उसको खराब होने से हम रोक सकते हैं। Are some methods to check the land degradation in arid areas. Proper management of wasteland, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents and wastage after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas। तो इस तरीके से अगर हम कोई एरिया है उसमें हम प्लांटेशन, अफॉरेस्टेशन कर दें, हमारी जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकल रहा है उसको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लें, उस तरीके से इस पूरी एक्टिविटीज को जो लैंड डिग्रेडेशन कर रही हैं उसको हम बहुत
एक्सटेंड तक, बहुत व्यापक स्तर तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर्स हैं जिससे हम लैंड रिसोर्सेज को खराब होने से, उसे डिग्रेड होने से हम इसे बचा सकते हैं। सो इट वॉज दी योर सेकेंड पार्ट जो हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने जितने भी लैंड रिसोर्सेज हैं उसका कैसे डिग्रेडेशन हो सकता है, उसका यूज क्या क्या है, इंडिया में लैंड रिसोर्सेज का क्या क्या यूज है, लैंड का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, और वो डिग्रेड किस वे में हो रही है, उसका कंजर्वेशन कैसे हो सकता है, ये हमने डिस्कस किया। सो थैंक यू ऑल। हम इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें सोइल को एज ए रिसोर्स डिस्कस करेंगे। सो इट वाज योर सेकेंड पार्ट in which we have discussed the chapter of geography class 10. Thank you everyone.